तो बजिंग स्टॉक्स में जिस स्टॉक की हम पहले बात करने वाले हैं उसका नाम है औरोबिंदो फार्मा। जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं कंपनी ने, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसमें गिरावट देखने को मिली है, 10% तक की गिरावट रही है। 824 करोड़ रुपए रहा है इसका पैट जो है, जो पिछले साल 918 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू में मामूली सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, 4% की यहाँ पर ग्रोथ रही है, और 7,868 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू दर्ज किया गया है। एबिटा में 1% की गिरावट रही है, और एबिटा मार्जिन भी घटकर 20% के आसपास आ गया है। तो सर औरोबिंदो फार्मा, इस पर आपकी क्या राय है? सर उससे पहले थोड़ा करेक्शन मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। जो टाटा मोटर्स का शेयर होल्डिंग को लेके हमने अभी बात किया, वो जी। प्रोमोटर का बात मैं कहना चाहता था, तो गलती से पब्लिक बोला मैंने। टाटा मोटर्स का प्रोमोटर होल्डिंग करेंट जून 2025 के हिसाब से ऑलमोस्ट 42.57% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग होगा यहाँ पे 23%, तो इसको थोड़ा करेक्शन, सॉरी इसके लिए। जी सेकेंड बिल्कुल। थिंग देखिए, जो है ऑरोबिंदो फार्मा अभी 1067 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे फार्मा, इंटर फार्मा काउंटर्स पे हमने देखा कि एक मोमेंटम आता हुआ, लेकिन औरोबिंदो फार्मा बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। इनफैक्ट एक ऑल टाइम जो रिसेंटली हाई लगा था ऑलमोस्ट 1500 के ऊपर, 1500 से नीचे आते आते अब देखिए 1000 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि एक बेस है ऑलमोस्ट 1000 के आसपास। तो करेंट जोन से तो बाय करने का सलाह नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक जो है बेस नहीं बना है, सीधा सीधा नीचे आ रहा है। तो एक बार वेट करने का सलाह होगा। अभी भी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ से और भी 60-70 पॉइंट का करेक्शन पॉसिबल है। सो टाटा जो है औरोबिंदो फार्मा, अगर कभी भी, अगर आपको 1005 से लेके 980 के आसपास कभी भी अगर आपको दिखे, उस केस में आप एक बार जो है एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। लेकिन करंट जोन से मुझे लगता है कि और भी यहाँ पे सेलिंग पॉसिबल है। ओके, तो औरोबिंदो फार्मा में करंट जोन पर बाइंग नहीं करनी है, वेट एंड वॉच की स्थिति आप रख सकते हैं। 60 से 70 पॉइंट्स का यहाँ पर इसमें करेक्शन अभी देखने को मिल सकता है। अगला सर जो बजिंग स्टॉक है हमारा वो है पेटीएम। इसमें करीब करीब दो 2.9% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई नजर आई है। ब्लॉक डील में एंडफिन के 1.86 करोड़ शेयर यहाँ पर बेचने की खबर सामने आ रही है, लेकिन पहले खबर थी कि एंडफिन की 5.4% हिस्सेदारी यहाँ पर बेची जाएगी। तो सर पेटीएम, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए पेटीएम ना, थोड़ा शुरू से अगर हम देखेंगे, इसका लिस्टिंग ही हुआ था गलत प्राइस में। अब आई डोंट नो कि ये 2000 पे क्यों लिस्ट हुआ, क्योंकि ये बच्चे बच्चे को पता था कि 2000 पेटीएम के लिए बहुत ओवर वैल्यूएशन था उस टाइम पे जब लिस्टिंग हुआ था। अब होता है कि बहुत सारे जो पेटीएम, जिन्होंने पेटीएम को बनाया, विजय शेखर जी, विजय शर्मा जी, तो उनके बाद बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स को हायर टाइम फ्रेम में एग्जिट मिला। और आईपीओ यही होता है, एक चीज तो क्लियर है, बहुत सारे लोग जो फाइनल राउंड पे एग्जिट करने के लिए आईपीओ में आता है। अब वो मुझे देखना चाहिए कि एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि फिनेंशियल मार्केट में अलग अलग टाइप का स्कैम हो चुका है पहले भी। तो अगर आप पेटीएम जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग आज से कुछ साल पहले किसी ने 1800 पे लेके फंसा है, 1500 पे लेके फंसा है। अकॉर्डिंग देख थोड़ा पेटीएम के जो बिजनेस मॉडल है, हम अगर देखेंगे डिजिटल इंडिया के साथ, तो ग्रोथ हुआ है, कस्टमर बेस भी बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी उतना तगड़ा फंडामेंटल एंड प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बना है। और सेकंड थिंग आप देखेंगे, पेटीएम के जो फाउंडर्स है, मैं उनका पर्सनल लाइफ स्टोरी के साथ बहुत ही कनेक्ट कर पाता हूँ, और बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन अलग है, बिजनेस अलग होता है। मुझे लगता है कि कभी कभी दाव लगाना चाहिए कोई कंपनी में फाउंडर के ऊपर भी बेस करके। लेकिन इसमें देखा जाए तो लास्ट 6 महीने 8 महीने में जितना कंप्लाइंस बर्डन इंक्रीज हुआ है पेटीएम का, और जिस तरीके से आरबीआई ने एक जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाला था, उसके बाद हमने देखा कि इंटर द पेटीएम का जो टॉप मैनेजमेंट है पेटीएम बैंक का, वो चेंज हुआ रिसेंटली। पेटीएम वो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि पेटीएम चाहता है खुद को सरवाइव करना, ग्रो करना। और सेकंड थिंग, रिसेंटली बैलेंस शीट पे भी हमने बहुत जो है सेल्स आते हुए देखा। आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट कैप अभी है 67,000 करोड़ के आसपास। अभी भी फिलहाल नीट लास्ट ईयर का भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास, 299 करोड़ के आसपास मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन अभी भी ऐसा देखा जाए, जो रिसेंटली सेबी से अप्रूव हुआ था रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस, मतलब जो लाइसेंस हमारे पास है कॉर्पोरेट लाइसेंस रिसर्च एनालिस्ट का, वो लाइसेंस पेटीएम को भी आज से 2 से 3 महीना पहले रिसीव हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक चेंजेस हो रहा है फंडामेंटल पे, एक रेवोल्यूशन आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो 3 टाइम का एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, रिसेंटली भी 1100 के ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, फिर से 1060 के आसपास चल रहा है। सो मुझे लगता है अगर 1100 के ऊपर जाके एक हफ्ता सस्टेन करता है पेटीएम,
तो उस केस में आपको एक बार 1250, 1300, 1400 के भाव मिल सकता है। लेकिन अभी नो बाई। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, लेकिन अबव 1100 के ऊपर मैं बाय करने में कंफर्टेबल रहूंगा। इस केस में मैं महंगा खरीदूंगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपल टॉप बिल्ड होके रखा है। ओके, तो अगला जो हमारा स्टॉक रहने वाला है सर, गॉडफ्रे फिलिप्स। इसमें जून तिमाही के नतीजे इन्होंने भी जारी किए हैं और आज शेयर में जो है वो 10% तक की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। इसका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें 56% की यहाँ पर ग्रोथ नजर आई है, जो 356 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर करीब करीब 37% की यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। एबिट्टा में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिट्टा मार्जिन यहाँ पर घटा है, 22% के आसपास ये रह गया है। सर, गॉडफ्रे फिलिप्स आज शानदार इसमें तेज़ी देखने को मिली है, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके का फंडामेंटल है, फंडामेंटल बहुत ही पॉजिटिव है। 51,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, और जितना आप दिखा रहे हो कि बैलेंस शीट, सॉरी, जो है रिजल्ट, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मार्केट ने भी रिएक्शन दिया है। 10% का अपर सर्किट में लॉक है, 9,881.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, नहीं 6 से 8 महीना आप टाइम देके जाते हो तो स्टॉक आपको 12,500 एंड उसके ऊपर 13,000 का भी भाव टच हो सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, 9,350 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। आज का मोमेंटम बहुत ही अच्छा रहा है, 10% अपर सर्किट जो है अभी लॉक है। तो मुझे लगता है कि मैं 10,000, 11,000 का टारगेट इसमें नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि 12,500, 13,000 कमिंग सून 6 से 8 महीने के लिए होना चाहिए आपके पास। ओके, तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर हैं तो स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं 9,350, और अगले 6 से 8 महीने में शेयर 12,500 से 13,000 तक के भी लेवल यहाँ पर छूता हुआ नज़र आ सकता है। अगला जो हमारा बजिंग स्टॉक जिसकी हम बात करने वाला है वो है सोना BLW। इनके भी Q1 FY26 के रिजल्ट आए हैं। पैट जो है इसमें 12% की ईयर ऑन ईयर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और 124 करोड़ रुपए ये यहाँ पर दर्ज किया गया है। रेवेन्यू में 4% के आसपास की यहाँ पर गिरावट रही है। एबिट्टा जो है उसमें 17.5% के आसपास की गिरावट देखी गई है और एबिट्टा मार्जिन घटकर 24% रह गया है। तो सर, सोना BLW, इस पर भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे रिसेंटली एक डीप लगाया था ऑलमोस्ट 383 एंड 390 के आसपास। तो उसके बाद हमने देखा कि आप मूवमेंट आया, उसके बाद फिर से एक जो है कैरी फॉरवर्ड सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ पे कोई भी बेस नहीं बना अभी, ये बेस बन सकता है। आई थिंक फिर से इट विल गो 410, 405 के आसपास जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। सो इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करूंगा। और इनके फंडामेंटल्स में कुछ फैमिली, जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, इनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है। और जहाँ पे कंपनी में ना फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाता है, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। फिलहाल वो स्टोरी अलग है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अभी 440, 442 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप एक बार वेट करके जाइए, 410, 405 के आसपास आता है तो उस टाइम पे एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम का जो सपोर्ट लिया था वो होल्ड कर रहा है कि नहीं। अवॉइड करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से, अभी कुछ नहीं करना। ओके, तो अभी सोना BLW में अवॉइड करने की फ़िलहाल इसको सलाह दी गई है। अगला शेयर की तरफ हम बढ़ते हैं जो बज़ में है, वो है इंडसइंड बैंक सर। इसके आज शुरुआती कारोबार में 5.5% तक का इसमें यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। खबर ये थी कि नए MD और CEO की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। राजीव आनंद, इनको 3 साल के लिए MD एंड CEO यहाँ पर इंडसइंड बैंक का नियुक्त किया गया है। 25 अगस्त से जो है इनकी नियुक्ति लागू हो जाएगी। इससे पहले जो राजीव आनंद हैं वो एक्सिस बैंक के डिप्टी MD भी रह चुके हैं। तो सर, इंडसइंड बैंक पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, अब राजीव आनंद जी तो उनका एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, एंड ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इंडसइंड बैंक के साथ रिसेंटली आप देखेंगे जिस तरीके का इंसिडेंस हुआ है यहाँ पे, एंड उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक ऊपर से नीचे आया था, कुछ डेरिवेटिव का स्कैम भी सामने आया। फिर बाद में जाके मैनेजमेंट चेंज हुआ, अभी न्यू जो मैनेजमेंट है वो अपॉइंटमेंट यहाँ पे अपॉइंटेड हो रहा है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक 880, 870 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। सो अकॉर्डिंग दैट कभी भी इतना ऊपर से नीचे आता है तो उसके बाद बेस क्रिएट करने में भी टाइम लगता है। ये जो बेस क्रिएशन है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 817 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है, हाँ जी। मल्टीपल टाइम 850 के ऊपर जो है सस्टेन नहीं हुआ है। सो ठीक। 850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, उस केस में धीरे धीरे बेस बनेगा। लेकिन फाइनल कंफर्मेशन जो है इसका, मुझे लगता है कि एक बार 895 के ऊपर होने वाला है। सो अभी
के लिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आप आ सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट व्यू तो यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो सीईओ अपॉइंटेड हुआ है, तो इनका काम करने का तरीका ऑलरेडी लोगों को पता है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री इनका अच्छा है। लेकिन बैंक पे आने के बाद बैंक के ऊपर क्या रिएक्शंस होता है, एक बार हम देख के रिव्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसे बहुत सारे बैंकों पे देख लिया है कि अच्छा अब जो है मैनेजमेंट आया है, लेकिन बाद में चेंजेस कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे तरफ से अभी अवॉइड कीजिए एज ए इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बाय अगर करना है तो 850 के ऊपर। लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी का, और हमने तो इंडसइंड बैंक को हमने क्लैरिफिकेशन भी मांगा था जब डेरिवेटिव डेरिवेटिव का कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ था, उस टाइम पे कुछ रिस्पांस नहीं आया। बाद में मैंने मीडिया पे पढ़ा कि क्या क्या स्टेटमेंट आया है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप बैंक पे ही रहना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी जैसे बैंक पे आप फोकस कीजिए। अगर पब्लिक बैंक पे देख रहे हो तो एसबीआई जैसे बैंक पे फोकस कीजिए। अभी के लिए इंडसइंड बैंक को इग्नोर कीजिए।